ओह, ये डरावना था। हाय, मेरा नाम एलेक्स है और जो वीडियो आपने अभी देखी वो किसी डरावनी फिल्म में से नहीं थी, बल्कि एक ऐसी जगह से थी जहां हाल ही में मैंने नौकरी शुरू की थी। मुझे वहां नौकरी मिलना कोई इत्तेफाक नहीं था। मैं भूत प्रेत वाली चीजों में बहुत दिलचस्पी रखता था और वो जगह हॉन्टेड थी। और क्योंकि मुझे तंत्र विद्या बहुत पसंद थी, इसलिए मैं ये अवसर खोना नहीं चाहता था। आप ये कह सकते हैं कि नौकरी में मेरा पहला दिन मेरा आखिरी दिन होने वाला था, क्योंकि उस दिन की शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी। उस दिन मैं एक सिनेमा हॉल की गली साफ कर रहा था जब मैंने एक कमरे से मेरे नाम की पुकार आती हुई सुनी। एलेक्स, एलेक्स। मैं धीरे धीरे उस आवाज के करीब जाने लगा। मेरे काम का पहला आधा घंटा और अभी से कोई आत्मा मेरे नाम की आवाज लगा रही है। मैंने अपना फोन निकाला और वीडियो बनाने लगा। उस वक्त मैं बहुत डरा हुआ था। जैसे जैसे मेरे कदम उस तरफ जा रहे थे जहां मुझे आवाज आ रही थी, मेरे रोंगटे खड़े होते जा रहे थे। जैसे ही मैं और करीब पहुंचा तो जो मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा था, मुझे उसकी सांसें महसूस होने लगी। मैं पीछे मुड़कर देखना चाहता था, लेकिन मैं बाद में उसका पछतावा महसूस नहीं कर सकता था। ओह! जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो कोई भूत नहीं था, बल्कि वो तो मेरे साथ काम करने वाला एक लड़का था जिसने एनाबेल का मुखौटा पहना हुआ था। बाकी कर्मचारी भी अपनी छुपी हुई जगह से बाहर निकल आए और हंसने लगे। उसके बाद मुझे डर लगना बंद हो गया। मैंने वापस से अकेले झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। फिर अचानक स्पीकर पर मेरा नाम लिया गया और मुझे कहा गया कि मैं बॉस से फौरन जाकर मिलूं। जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे मिखेल मिला, मूवी थिएटर का मालिक। वो बहुत ही गुस्से वाला और बेसब्र लग रहा था। जब मैंने उससे पूछा कि क्या यहाँ कोई भूत है, तो वो बहुत गुस्सा हो गया और कहने लगा कि ये सब बकवास की बातें हैं। उसके बाद उसने मुझे सफाई करने के लिए वापस भेज दिया और तभी ये सब शुरू हुआ। मैंने पीछे के खाली कमरे को साफ करना शुरू किया। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन फिर अचानक मुझे कोई चीज परेशान करने लगी। एक अजीब सी महक सारे कमरे में फैल गई। कुछ ही सेकंड्स के अंदर अंदर उस कमरे का तापमान इतना गिर गया कि बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। मैंने सर उठाकर देखा तो एक लड़का मेरे सामने खड़ा था। क्या वो चोरी छुपे अंदर आ गया था? मैंने उसका पीछा करना शुरू किया। वो भागते भागते मूवी हॉल आ गया और फिर पलक झपकते ही वहां से गायब हो गया। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, उस कमरे का प्रोजेक्टर अपने आप चलने लगा और कोई ब्लैक व्हाइट फिल्म दिखने लगी। मैंने मुड़कर देखा तो वो कोई जानी मानी फिल्म नहीं थी, बल्कि एक ऐसी टेप थी जिसमें भयानक अनसेंसर्ड टॉर्चर सीन था। मैंने मान लिया था कि ये कोई बहुत ही भद्दा मजाक है। मैं गुस्से में पीछे मुड़ा और डर के मारे खुद ब खुद जमीन पर गिर गया। कमरे में लगी हर कुर्सी पर कोई न कोई बैठा था और कुर्सी पर बैठा हर शख्स ब्लैक व्हाइट था और उन्होंने पुराने कपड़े पहने हुए थे। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये थी कि वो देखने में गड़बड़ लग रहे थे, जैसे कि वो किसी पुरानी फिल्म का हिस्सा हो। मैं धीरे धीरे बाहर की तरफ जाने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ा। उन सभी लोगों की आंखें मुझे ही देख रही थी। उनकी आंखें लाल रंग से चमक रही थी, जो उनकी ब्लैक एंड व्हाइट शरीर से मेल खा रही थी। जब मैं बाहर निकलने वाले दरवाजे तक पहुंचा तो मैंने उसे धीरे से खोला, लेकिन किसी चीज ने मुझे रोक दिया। मेरे बगल में करीब 6 फीट लंबा एक आदमी खड़ा था। उस आदमी ने एक ऐसा सूट पहना हुआ था जो उसे जहरीले पदार्थों से बचा सके। उसने मुझे मेरे बालों से पकड़ा और वापस हॉल के बीचों बीच ले आया। जैसे ही मैंने उस आदमी को अपने चेहरे से हेलमेट उतारते हुए देखा तो मुझे पता चला कि उसके पीछे ब्लैक एंड व्हाइट दिखने वाली एक औरत थी, लेकिन उसके चेहरे में कुछ तो अजीब था। उसका आधा चेहरा जला हुआ था। आप उसके नीचे मांस के टुकड़े या यहाँ तक कि उसकी खोपड़ी भी देख सकते थे। उसे देखकर लग रहा था जैसे उस पर एक भयानक एसिड अटैक हुआ था। बिना एक भी पल के लिए विचार किए बिना उस औरत ने एक नोकीला चाकू निकाला और मेरे ऊपर कूद पड़ी। जब मैंने कुछ करने की कोशिश की तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस औरत ने मेरे पेट को काट दिया और उसके अंदर से आंतड़ियां निकालने लगी और दूसरी ओर वहां बैठे लोग इस चीज का बहुत मजा ले रहे थे और तालियां बजा रहे थे। अचानक जोर से दरवाजा खुला और कोई मेरे तरफ चल कर आया। वो मेरा बॉस था। सर भागिए, ये भूत असली है। ओह, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। मेरे बॉस ने बिल्कुल विपरीत करते हुए उस औरत को पकड़ा और उसे अपने करीब ले आया और फिर वो दोनों एक दूसरे को पूर्ण भावना से चूमने लगे। जैसे ही उसने मुड़कर मुझे देखा तब तक उसके अंदर कुछ बदल चुका था। उसके होंठ गायब हो चुके थे और उसके गले में एक बहुत बड़ा छेद था, जैसे उसने लावा खा लिया हो। खून से लथपथ तुम जमीन पर पड़े हुए आखिर क्या कर रहे हो बेकार आदमी? तुम किसी काम के नहीं हो। मैं जानता था कि मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। मुझे कभी तुम्हें नौकरी पर नहीं रखना चाहिए था। उस समय मैंने अपने शरीर की तरफ देखा तो मैं बिल्कुल ठीक था। मुझे कुछ नहीं हुआ था। मेरे ऊपर कोई घाव नहीं था। मैं उठा और बाहर के दरवाजे की ओर भागने लगा। वहां पर मेरे कुछ साथियों ने मुझे डराने की कोशिश की, लेकिन इस बार जब उन्होंने मेरा चेहरा देखा तो वो खुद डर गए। कुछ ही मिनट के बाद मुझे बॉस के कमरे में ले जाया गया।
और तब मैं उनसे मिला। वो वही शख्स नहीं था जिससे मैं पहले मिला था। ये काफी जवान और ख्याल रखने वाला इंसान था। उन्होंने मुझे बताया कि इस जगह पर भूत है और इसलिए यहाँ बहुत से नौजवानों को आना पसंद है। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि पहले यह जगह कोई मूवी थिएटर नहीं हुआ करती थी, बल्कि युद्ध में लोगों पर जुल्म करने वाली एक गुप्त जगह हुआ करती थी और बहुत से पैसे वाले लोग यहाँ आते और बैठकर जुल्म होते देखते और मजा लेते। और जो आदमी मुझे पहले मेरे बॉस होने के नाते मिला था, वो उस समय इस जगह का मालिक था और जिस औरत ने वो सूट पहना हुआ था वो उसकी बीवी थी, जो एक छोटे लड़के पर जुल्म करते हुए जलकर मर गई थी। उस दिन के बाद से मैंने उस जगह के नियमों का पालन करना शुरू कर दिया। मुझे कभी भी किसी भी भूत से बात नहीं करनी थी और अगर मैं कभी अकेले सफाई करते हुए ठंड या अजीब बदबू का एहसास करूं तो मुझे वहां से फौरन निकलना था। अगर मैं नियमों का ठीक से पालन करूं तो मुझे डरने की जरूरत नहीं थी और ये मेरे लिए एक आम नौकरी बन गई। मैं हवाई में स्क्रीम 6 देखने गया था, अकेले। मैंने कोने की सीट बुक की और अपने लिए एक ऑरेंज ड्रिंक ले ली। क्योंकि वो देर रात का शो था इसलिए थिएटर में बहुत ही कम लोग थे। मेरी आंखें स्क्रीन में गड़ी हुई थी, लेकिन फिर अचानक मैंने अपनी रो में एक लड़की को बैठे हुए देखा। वो थोड़ी मोटी थी और उसके हाथ में पॉपकॉर्न का एक बड़ा टब था। जिस तरह से वो खा रही थी उसे देखकर मुझे घिन आने लगी। जब उसने मुंह खोला तो ऐसा लग रहा था जैसे एक बड़े गड्ढे में हजारों पॉपकॉर्न जा रहे हों। कुछ पॉपकॉर्न उसकी लैप पर गिर गए और कुछ उसकी गंदी टी शर्ट पर, यहाँ तक कि कुछ उसके मुंह पर भी लगे हुए थे, लेकिन फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अचानक एक बेहद पतला आदमी आया और उसके बगल में आकर बैठ गया और तब जाकर चीजें और भी ज्यादा अजीब होती गई। वो आदमी मांस के बड़े से टुकड़े के सामने किसी सूखे डंडी के जैसा लग रहा था। वो दोनों एक साथ बहुत ही बेकार दिख रहे थे और उससे भी ज्यादा बेकार थी उनकी बातें। क्या तुम्हें और चाहिए? हाँ, मुझे और दो। लेकिन वो तुम्हें मुफ्त में नहीं मिलेगा। मैं इसके लिए कुछ भी करूंगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम वो कर पाओगी। उस लड़की ने किसी 9 साल की बच्ची की तरह अपने पैरों को जमीन पर बजाना शुरू कर दिया। नहीं, मैं कर सकती हूँ, मैं कर लूंगी, तुम बस मुझे खाना दो। उस आदमी के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। उस आदमी ने अपनी जेब से एक चॉकलेट निकाली और उसे लड़की की आंखों के आगे लहराने लगा। जैसे उस लड़की ने चॉकलेट को देखा तो वो खुशी के मारे चौंक गई। उसके मुंह में पानी आने लगा। उसने अपने मुंह से जीभ बाहर निकाली और एक कुत्ते की तरह हांफने लगी। इन दोनों के बीच आखिर ये चल क्या रहा है? मुझे बहुत ही अजीब महसूस हो रहा था, लेकिन फिर भी मैं ना चाहते हुए भी उन्हें देख रहा था। फिर वो आदमी उस लड़की की तरफ झुका और शायद उसने उसे किस किया। जैसे ही उसका काम खत्म हुआ, उस आदमी ने लड़की को चॉकलेट दे दी। उस लड़की ने चॉकलेट को ऐसे खाया जैसे वो जन्मों से भूखी हो। मैं समझ गया था कि यह आदमी उस लड़की की खाने की कमजोरी का फायदा उठा रहा था। जब फिल्म आधी खत्म हुई तो वो दोनों उठे और उस आदमी ने कहा, चलो ऐसी जगह चलते हैं जहां हम दोनों अकेले हों। क्या वहां खाना होगा? हाँ, तुम बस चलो। मैं भी उनके साथ ही उठ गया और मैंने फैसला किया कि मैं उनका पीछा करूंगा। मैं उस लड़की की मदद करना चाहता था। अगर उस लड़के ने उस लड़की को परेशान किया तो मैं उसके लिए वहां होना चाहता था। मैंने उन्हें पार्किंग लॉट में जाते हुए देखा। वो आदमी और वो लड़की एक लाल रंग की पिकअप वैन में घुस गए और वहां से निकल गए। मैं अपने स्कूटर पर उन दोनों का पीछा कर रहा था। साथ ही साथ मैंने उनसे सुरक्षित दूरी भी बना रखी हुई थी। 5 मिनट बाद वो दोनों एक शमशान घाट के पास आकर रुक गए। क्या वाकई शमशान घाट? यह आदमी तो हद से ज्यादा घटिया है। उस लड़की को वैन से उतरने में थोड़ा समय लग गया। इतने में मैंने उस आदमी को चिल्लाते हुए सुना, ओ कम ऑन, अपने हाथी जैसे शरीर को जरा तेज चलाओ। वो दोनों शमशान घाट में घुस गए। मैंने अपना स्कूटर एक झाड़ी के पीछे लगाया और उनके पीछे पीछे जाने लगा। वो आदमी एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और उसने लड़की को भी अपने पास आकर बैठने को कहा, लेकिन पहली बार उसने मना कर दिया। मेरे चिकन नगेट्स कहाँ हैं? तुमने कहा था कि तुम्हारे पास चिकन नगेट्स हैं। मैंने कहा था कि तुम्हें वो तब मिलेंगे जब तुम मुझे खुश करोगी। नहीं, पहले तुम मुझे मेरे चिकन नगेट्स दो। उस आदमी ने अपना आपा खो दिया। मैं तुम जैसी मोटी लड़की को यहाँ सिर्फ तुम्हारे मनोरंजन के लिए नहीं लाया हूँ। अब बैठो यहाँ और वो करो जो तुम्हें करना चाहिए। मैं जा रही हूँ, तुम बहुत मतलबी हो। वो वहां से जाने के लिए पीछे मुड़ी, लेकिन उस आदमी ने लड़की का हाथ पकड़ लिया। उस लड़की ने आदमी को धक्का दिया और वो किसी तिनके की तरह जमीन पर जा गिरा। जब उसे एहसास हुआ कि वो लड़की उससे कहीं ज्यादा ताकतवर थी तो वो गुस्सा हो गया। उसने जमीन से एक पत्थर उठाया और लड़की की तरफ भागा। मैं तुम्हें मार डालूंगा चुड़ैल कहीं की। अब मैं और चुप नहीं रह सका। मैं झाड़ियों के पीछे से कूद कर निकला और चिल्लाया, एमी, वो तुम्हारे पीछे है। उसके बाद जो हुआ वो प्लान के अंदर नहीं था। एमी पीछे मुड़ी और उसने उस आदमी का हाथ पकड़ लिया जिसमें उसने पत्थर पकड़ा हुआ था।
और फिर उसने उसे मोड़ना शुरू कर दिया। क्या तुम जानते हो कि मेरी पसंदीदा आवाज कौन सी है? जाने दो मुझे, छोड़ो मुझे। हड्डियों की टूटने की आवाज। एमी ने उस आदमी का हाथ तोड़ दिया और वो जोर से चिल्लाया। वो दर्द के मारे जमीन पर गिर गया। उसकी आंखों में दहशत थी। उसने मेरी तरफ देखा। कौन हो तुम, और तुम इसे कैसे जानते हो? ये वो वक्त था जब मैं और ज्यादा दिखावा नहीं कर पा रहा था। मेरा मतलब है कि वो वैसे भी मरने वाला था, इसलिए किसी मरते हुए आदमी को झूठ बोलना गलत बात है। मैं शैतान की तरह मुस्कुराया और मैंने अपनी जेब से एक बड़ी लॉलीपॉप निकाली। मैंने एमी की तरफ देखा और कहा, क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है? क्या ये मेरे लिए है? मुझे नहीं पता। क्या तुम्हें ये चाहिए? चाहिए, चाहिए, चाहिए। उसकी जीभ किसी वफादार कुत्ते की तरह बाहर आ गई और उसके मुंह में पानी आने लगा। क्या हो गया तुम दोनों को? ये तुम्हारी बहन है? मैंने उस आदमी के दाएं गाल पर जोर का थप्पड़ मारा। ओह, तो अब हम दोनों को कुछ हो गया है। और तुम्हारे बारे में क्या? हड्डी जैसा शरीर है तुम्हारा। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था जब तुमने एक मोटी लड़की के साथ मूवी डेट पर जाने के बारे में सोचा था? हाँ, तुम इतने घटिया हो कि तुम इस तरह की लड़कियों को फंसाने का मौका ढूंढते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि वो अपना स्वाभिमान खोकर तुम्हारी गोद में आकर बैठ जाएंगी। तुम्हें यही लगा था ना, है ना? प्लीज मुझे जाने दो, मैं कभी दोबारा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है मिस्टर स्लेंडरमैन। मैंने एमी की तरफ लॉलीपॉप फेंका और उसने उसे अपने दांतों से पकड़ लिया। एमी, इसे हमेशा हमेशा के लिए सुला दो। मैं इसकी गाड़ी की छानबीन करता हूँ। देखते हैं कि उसमें से हम क्या क्या कल बेच सकते हैं। एक हफ्ते में 3 चोरियां, कमाल है। अगर तुम इसी तरह मेरी मदद करती रही तो मैं तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा फ्रिज लेकर दूंगा जिसमें तुम्हारी पसंद का सारा खाना होगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। एमी ने अपनी नजरें उस आदमी पर घुमाई। वो आदमी पीछे की तरफ रेंगने लगा और मदद के लिए चिल्लाने लगा। नहीं, नहीं, प्लीज, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज, नहीं। मैं उस आदमी की लाल वैन में आ गया और मैंने उसके अंदर रखी हर चीज पर कब्जा कर लिया। उस आदमी की चीखें रात के अंधेरे में गुम हो गई और एमी भी वापस आ गई। उसके कपड़े भी खून से लिपट चुके थे, लेकिन फिर भी उसका सारा ध्यान अपनी लॉलीपॉप पर था। मैंने अपनी छोटी बहन को वैन में अपने साथ बिठाया। उस स्कूटर में वही झाड़ियों के पीछे छोड़ाया। आखिर वो भी चोरी का था, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही हम खाली हाईवे से गुजरने लगे, एमी ने पूछा, क्या हम कल वापस उस मूवी थिएटर में जाएंगे? मैंने उसके गाल सहलाए और अपना सर हिलाकर हाँ कहा। मुझे हमेशा से ही डरावनी फिल्में देखना पसंद है। जब से मैं छोटा बच्चा था मुझे हमेशा से लगता था कि एक बहुत ही मजेदार चीज है जिसे लोग सच मान लेते हैं। लेकिन उस घटना के बाद नहीं जो 1 हफ्ते पहले हुई, मैं इस तरह की फिल्में अब दोबारा कभी नहीं देखूंगा। मैं और मेरी गर्लफ्रेंड ऐसी एक फिल्म देखने जा रहे थे। खिड़की खुली हुई थी, जोर से गाने चल रहे थे और वो यादगार शाम थी। मैंने अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाई और स्टेफ को गाड़ी से उतरने में मदद की। हम एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर थिएटर में घुसे। जाहिर है कि हम एक डरावनी फिल्म देखने जा रहे थे। लाइट्स बंद हो चुकी थी और लोगों ने अपनी अपनी जगह ले ली थी। अचानक मुझे लगा कि स्टेफ के चेहरे पर घबराहट थी। मैंने अभी अभी देखा कि स्क्रीन का मास्क पहने कोई हमारे पीछे बैठा है। ओ प्लीज, अब बच्चों की तरह मत बनो। तुम शायद डरी हुई हो, ठीक है? नहीं, सच में तुम्हारे पीछे एक आदमी है, उसने स्क्रीन का मास्क पहना हुआ है। पीछे मुड़कर देखो। क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो या फिर मेरे साथ कोई खेल खेल रही हो? मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा कहते हुए वो हंस पड़ी। वो मुझे पीछे देखने पर मजबूर नहीं कर पाई थी और उसने हार मान ली थी। जैसे ही फिल्म शुरू हुई मैं खुद को रोक नहीं पाया और मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा कि स्टेफ किस बारे में बात कर रही थी। जैसे ही मैंने देखा मेरी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए। थिएटर की सबसे ऊपर वाली लाइन में एक आदमी स्क्रीन का मास्क और कपड़े पहने बैठा था और उसने हाथ में एक चाकू पकड़ा था। वो ठीक हमारी तरफ ही देख रहा था और हंस रहा था। जैसे ही मैंने उसे देखा मैं खुद को रोक नहीं पाया और मेरी हंसी निकल गई। मैं स्टेफ की तरफ मुड़ा और मैंने फुसफुसा कर कहा, ओह कम ऑन स्टेफ, वो बस एक बहरूपिया है, जैसे किसी फिल्म का कोई बहुत बड़ा फैन करता है। बहरूपिया? हाँ, ये एक ऐसा शख्स है जिसे अपने पसंदीदा कैरेक्टर की तरह तैयार होना पसंद है। ये उतने ही खतरनाक होते हैं जितना एक D&D प्लेयर। अचानक हमें पीछे से चीखने और चिल्लाने की आवाजें आने लगी। हम दोनों ने फौरन पीछे मुड़कर देखा तो खून से लथपथ एक लाश जमीन पर गिरी हुई थी और स्क्रीन के मास्क में वो आदमी हाथ में चाकू लिए उसके सामने खड़ा था। मैं अपनी कुर्सी से उछल गया और स्टेफ का हाथ पकड़ लिया और हम बाहर निकलने वाले रास्ते की तरफ भागे।
लेकिन जैसे ही हम दरवाजे तक पहुंचे वो बंद था। हम मदद के लिए चिल्लाए, लेकिन बदले में हमें सिर्फ और सिर्फ चीखें सुनाई दी। अचानक दरवाजा खुला, लेकिन वहां ऐसा कोई नहीं था जो हमारी मदद करने के लिए अंदर आ रहा हो। वो एक दूसरा आदमी था जिसने स्क्रीम का मास्क पहना हुआ था। हम वापस ऊपर की ओर भागे और हमने खुद को प्रोजेक्टर रूम में बंद कर लिया। ये सब क्या हो रहा है जॉनी? आखिर ये चल क्या रहा है? मुझे नहीं पता, बस इस कुर्सी को दरवाजे पर रखने में मेरी मदद करो। हमें दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हुए जोर जोर से आवाजें आने लगी। वो आदमी जिसके हाथ में चाकू था अंदर आने में सफल हो चुका था और अब हम पर हमला करने के लिए तैयार था। अचानक एक नुकीले हथियार हवा में उड़ता हुआ दिखाई देने लगा और उसने स्टेफ का गला काट दिया। मैं चिल्लाते हुए उसकी तरफ भागा। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, एक और चाकू हवा में उड़ता हुआ मेरी तरफ आया। मैं उससे बचने में कामयाब हुआ और खिड़की से बाहर भाग गया। मैं आसपास पड़ी लाशों को नजरअंदाज करते हुए थिएटर से बाहर भागा। मेरा वहां से निकलना बहुत जरूरी था। मैं फौरन अपनी गाड़ी में बैठा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने चाबी लगाकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। मैं जल्दी से पास के पुलिस स्टेशन पहुंचा और उन्हें सारी बात बताई। पुलिस छानबीन के लिए मेरे साथ थिएटर आई और जब हम वहां पहुंचे तो वो बिल्कुल खाली था। वहां लाशों के अलावा और कुछ भी बचा नहीं था, जिसमें मेरी गर्लफ्रेंड की लाश भी थी। हमारे साथ आओ बच्चे, हमें तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। क्या? मुझसे? आप मुझसे क्या जानना चाहते हैं? हम बस इतना समझना चाहते हैं कि इन सब के पीछे तुम्हारा कोई मकसद था या नहीं। तुम्हें चुप रहने का पूरा हक है। वो मुझे वहां से स्टेशन ले गए। जब वो मुझसे सवाल जवाब कर रहे थे तो मेरी सांसें जोर जोर से चल रही थी। आखिरकार उन्होंने अपनी इच्छा के खिलाफ जाकर मुझे वहां से जाने दिया और मैं चैन की सांस लेकर वहां से निकल गया। लेकिन अब भी मेरा दिल बहुत दुख रहा था। जैसे ही मैं स्टेफ के बारे में सोचने लगा, जब मैं घर जाने के लिए गाड़ी चला रहा था तो मेरे दिमाग में इस रहस्यमयी गुत्थी को सुलझाने की एक तरकीब आई। सिक्योरिटी कैमरा। अगर कातिल कैमरे में आया है तो हमें इसमें इंसाफ मिल सकता है। हाँ, मैं उन्हें पकड़ सकता हूँ, मैं बदला ले सकता हूँ। मेरा दिल उत्साह से उछल पड़ा, लेकिन फिर वो फौरन दहशत में भी आ गया जैसे ही मैंने काले शीशों वाली गाड़ी अपने पीछे आते हुए देखी। मैंने एक्सेलरेटर पर पैर रखा और उनसे तेज गाड़ी चलाकर भागने की कोशिश की। मैं उनसे बचकर निकलने ही वाला था कि मेरी गाड़ी पर पीछे से टक्कर मारी गई। अब कोई फायदा नहीं था, वो मुझ तक पहुंच गए थे। मैं अपनी गाड़ी से उतरा और वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेरा पैर फिसला और मैं गिर गया। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक और आदमी चेहरे पर स्क्रीन का मास्क लगाए मेरी तरफ आ रहा था। मैंने मान लिया था कि ये मेरा अंत था, लेकिन फिर अचानक पुलिस की गाड़ी कहीं से आ गई। नीचे बैठ जाओ, ये पुलिस का आदेश है। स्क्रीन का मास्क पहने आदमी को मैंने पीछे मुड़ते हुए देखा और वो भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस इतनी तेज थी कि उन्होंने उसे पकड़ लिया और गिरफ्तार कर लिया। पुलिस वालों को लगा कि वो आदमी अपना अधूरा काम पूरा करने आया होगा, और वाकई वो सच भी था। लेकिन फिर भी अभी भी कुछ जो मुझे परेशान कर रहा है, और मुझे नहीं पता कि मैं कभी इससे बाहर आ पाऊंगा या नहीं। जिस आदमी को उन्होंने पकड़ा वो एक बुरा आदमी था, एक कातिल जो स्क्रीम फिल्म से प्रेरित था और अपनी दहशत पूरी देश में फैलाना चाहता था। मेरी गर्लफ्रेंड और थिएटर में आए बाकी लोग इसलिए मारे गए क्योंकि कोई पागल आदमी अपनी खुद की डरावनी फिल्म को जीना चाहता था, और इसके लिए मैं खुद को दोषी मान रहा था। मैं कभी डरावनी फिल्म नहीं देखूंगा, और सिर्फ यही बात मुझे परेशान नहीं कर रही, इसके अलावा जो बात है वो मुझे और भी डरा देती है। उस दिन पुलिस ने स्क्रीन का मास्क पहने आदमी को पकड़ तो लिया, लेकिन थिएटर में 2 आदमी थे, और अगर वो आदमी उस दिन मेरे पीछे अपना काम खत्म करने आया था तो फिर दूसरा आदमी का क्या? मैं आज भी उसके बारे में सोचकर सहम जाता हूँ। शायद वो दूसरे मौके का इंतजार कर रहा हो और अब भी मेरा पीछा कर रहा हो ताकि वो अपना अधूरा काम पूरा कर सके।